तक का ही डिडक्शन मिलेगा, ऐसा एटीसी बोलता है। तो 80CCE उसमें ये एडजस्टमेंट देता है कि 1.5 लाख तक तो मिलेगा, बट अगर आप जो एनपीएस में और ऐसी पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनको कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले 20 थी, फिर 10 हो गई, फिर 14% है ऑफ द सैलरी और द अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस, ऐसे करके जो फिगर वर्कआउट हो रही थी उसमें का 50,000 रुपये भी आपको डिडक्शन के लिए अलाउ होगा, एज वेल एज द 1,50,000। तो आपकी जो क्वांटम ऑफ द डिडक्शन लिमिट है वो कहाँ तक चली जाएगी? 2 लाख तक। शर्त क्या है कि आप उन पेंशन फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। क्लियर? ये 80CCE के हिसाब से हम लोग का डिडक्शन की बात हो रही है। अब नेक्स्ट वन, अगला डिडक्शन है हमारे लिए 80D। ये किस रिस्पेक्ट में काम करता है? इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके बीमा हैं उनका जो आप प्रीमियम या किस्त देते हो उस पर क्या आप डिडक्शन मिल सकता है, वो क्या आपकी इनकम में से लेस हो सकता है, इससे रिलेटेड बात करता है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, किसको किसको मिल सकता है? इंडिविजुअल को मिल सकता है और एचयूएफ को मिल सकता है। ठीक, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल सकता है, और कोई इसके लिए इंटाइटल नहीं है। दो ही तरीके के पर्सन इसके लिए इंटाइटल है, एन इंडिविजुअल एंड द एचयूएफ। तो इंडिविजुअल में किसके किसके लिए मिल सकता है, जल्दी से देख लीजिए। कल जो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही थी तो उसमें फैमिली कहाँ तक थी? पर्सन इटसेल्फ एंड द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन। अब क्या बात हो रही है? फॉर सेल्फ एंड द फैमिली। अब यहाँ पर फैमिली क्या है? पर्सन इटसेल्फ, इट्स स्पाउस एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स की बात अभी अलग रखिएगा, ठीक। तो जो ये फॉर सेल्फ एंड द फैमिली ऑफ द स्पाउस, इसमें आपका डिडक्शन और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना मिलने वाला है? 25,000। ठीक, 25,000। और जो पेरेंट्स हैं उनका एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगा विच इज अबव दिस 25। और वो पेरेंट्स का डिडक्शन आपको कितना मिलने वाला है? इफ यू आर टेकिंग द मेडिकल इंश्योरेंस और पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज 25,000। वो भी 25,000 है, ठीक। अब इनमें से अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक, ये सीनियर सिटीजन आपकी स्पाउस भी हो सकते हैं, ये सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये डिडक्शन कहाँ तक चला जाएगा? अप टू 50,000। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? यस सर। इस चीज की बात हो रही है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। पर्सन के लिए इटसेल्फ और उसके स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कितना? 25,000 इन टोटल, ठीक। मैक्सिमम क्वांटम, भले आपने प्रीमियम इससे ज़्यादा के पे कर दिए हो। पेरेंट्स के लिए एडिशनल कितना? 25,000। इफ सच पर्सन और इज स्पाउस और द पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन देन इट इज अप टू 50,000। अगला पॉइंट है आपके लिए इसमें कि इफ एनी मेंबर इज सीनियर सिटीजन, तो ये और उसके ऊपर कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं आप, और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप नहीं भी करते हैं, तो अमाउंट आपको डिडक्शन कहाँ तक मिल सकता है? 50,000। केवल सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक। क्लियर? और आपके लिए जो ये एग्रीगेट डिडक्शन बना, अलग से अच्छे से नोट करते जाइए, कोशिश है मेरी कि पूरी बात आपको बेहतर समझ आ जाए। एग्रीगेट किस किस चीज़ का? मेडिकल के प्रीमियम का प्लस मेडिकल के एक्सपेंडिचर का। और ये मेडिकल के एक्सपेंडिचर का किसको मिलने वाला है? ध्यान रखिएगा, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो, ठीक। इन दोनों का मिलकर के एग्रीगेट वैल्यू 50,000 को पार नहीं कर सकती है, ठीक।
तो मैक्सिमम डिडक्शन का क्वांटम कितना हो गया आपके लिए? 50,000। पर ये अलग अलग पॉइंट भी याद रखिएगा, प्रीमियम के लिए 25,000 फैमिली तक, फिर पेरेंट्स के लिए 25,000 ये अलग से है। अगर इन दोनों में, पेरेंट्स में या फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये 50,000 तक प्रीमियम का अमाउंट डिडक्ट कराया जा सकता है। ऐसे ही अच्छे से समझते जाइए। या अगर सीनियर सिटीजन को ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, उन्हें कभी अस्पताल ले जाना पड़ा किसी कारण से और किसी बीमारी पर खर्च हुआ, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास है, तो वो भी 50,000 तक डिडक्टेबल है। पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपने भरा हुआ है और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किया हुआ है, तो दोनों को जोड़कर 50,000 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? यस ठीक। सर। सेम विद द एचयूएफ। एचयूएफ के केस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उसके फैमिली मेंबर्स का एचयूएफ के 25,000 रुपये, अगर उनमें कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये, और अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है तो 50,000 रुपये, और अगर प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर मिला के 50 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको बोल रहा है वो। इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट अलग से आ जाता है आपका, छोटा सा, कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है और वो लमसम है, ठीक, इन द प्रीवियस ईयर, तो आपको वो पोर्शन निकालना पड़ेगा कि जो पोर्शन आपके प्रीवियस ईयर की एरिया में फॉलोअप करता है, जो उसमें आ रहा है, वो पोर्शन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया और वो 1 साल का है और वो किसी डेट से शुरू होता है और वो आपके प्रीवियस ईयर को पार करके अगले प्रीवियस ईयर तक जा रहा है, अगले फॉलोइंग ईयर तक जा रहा है, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर विच इज कनेक्टेड विद द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपको जो डिडक्शंस हैं रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर और द इन्वेस्टमेंट्स मिलने वाले हैं, तो वो भी उसी पीरियड के होने चाहिए। तो इफ़ यू हैव पेड 10,000 और 12,000 फॉर सच पॉलिसी, और 12 महीने में की हो गई वो पॉलिसी, और आपके पता चलता है कि आप उसको जुलाई में लेते हो, तो अब आपके लिए कितने महीने बच रहे हैं? 1 जुलाई को अगर आपने लिया तो इस प्रीवियस ईयर में कितने महीने आ जाएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकाल करके ही डिडक्शन अलाउ होगा, पूरा 12 नहीं। ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको, फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी विच इज कंसर्न विद सच प्रीवियस ईयर whose income we are, which is whose income we are calculating, उसी का डिडक्शन आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट हु इज द पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन है, सेक्शन 80 डी, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका अगर आप इलाज हो रहा है, वो आपके डिपेंडेंट हैं, ठीक, तो इसके लिए इंटाइटल्ड कौन है? इसके लिए भी इंटाइटल्ड आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है। ठीक, तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सच पर्सन विच इज डिसेबल्ड। वो जो डिसेबल्ड पर्सन है, वो उसका ट्रीटमेंट प्लस उसके लिए कोई रिहैबिलिटेशन कोर्स चला हो, कोई एक्सरसाइज, कोई फिजियो चला हो, तो उसका खर्चा भी आपके लिए आप उसको डिडक्ट करा सकते हो। ठीक, अब इसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए कि आपका वो जो भी है पर्सन, वो डिसेबिलिटी से अगर कंसर्न है, तो डिसेबिलिटी अगर सीवियर नेचर की है तो 1,25,000, अगर सीवियर नेचर की डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 तक का क्वांटम ऑफ द डिडक्शन विल बी अलाउड। भले आपके एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो गए हों, लेकिन अगर वो, आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि उसकी डिसेबिलिटी का सीवियरिटी कितनी है। इफ इज हाईली सीवियर देन 75%, सॉरी 1,25,000, एंड इफ इट इज सिंपली डिसेबल देन 75,000। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है सीवियर
डिसेबिलिटी, तो ये सीवियर डिसेबिलिटी स्टार्ट होती है अबव 80% ऑफ द डिसेबल्ड। और ये परसेंटेज के लिए आपको कंसर्निंग मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है? तब आप ये बोल पाएंगे कि ये हाँ इनका परसेंटेज कितना है, ठीक। और इसका क्लेम आपको अपने रिटर्न के साथ लगा देना पड़ेगा, तभी ये क्लेम आपको मिल पाएगा। इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? कुछ बेटा पूछते चलना हो तो पूछते चलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो दिक्कत होने लग जाएगी। यस बेटा। सर सर डिसेबिलिटी सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए या फिर सबके लिए? सबके लिए, सबके लिए। डिसेबिलिटी का सीनियर सिटीजन से मतलब नहीं है, ठीक। ओवर टू ऑल, सबके लिए। पर वो जो डिसेबल्ड पर्सन है वो आप खुद हो अगर तो अपने लिए ले सकते हो, मीन्स एनी पर्सन विच इज क्लेमिंग दैट वो अपने लिए ले सकता है, और उसका डिपेंडेंट है तो उसके लिए भी ले सकता है, डिपेंडेंट, ठीक। और ये सबके लिए। ओके सर। ओके। तो स्टेपुलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए आपको उसका, बस कि वो जो डिसेबल हैं आप, तो उसको कोई कंसर्निंग अथॉरिटी अप्रूव करे कि आप डिसेबल हैं और कितने परसेंट तक है, उस हिसाब से ये 75,000 और 1,25,000 डिसाइड होंगे।
Hello, sir. Yes. Now you are getting the voice. Yes, sir. ओके, तो कहाँ तक बेटा बात हुई, कहाँ से छूट गया, ये टेक्निकल है प्रॉब्लम थोड़ा सा, ये सर जो मैंने पता नहीं। नहीं, कहाँ तक आपके साथ डिस्कस हो गया? सर वो डिसेबिलिटी तो। डिसेबिलिटी, तो बड़ी देर से आपने मुझे जगाया। और डिसेबिलिटी के बाद एक फर्दर डिस्कशन हुआ है, द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मिस हुआ है आप लोगों का। यस। यस सर। ओके, तो जल्दी से इसको फटाफट देख लीजिए। अभी पहले किस चीज़ की बात हुई थी कि मेडिकल प्रीमियम और मेडिकल प्रीमियम के साथ में थोड़ा सा इलाज। दूसरी किस चीज़ की बात हुई कि डिसेबल्ड। अब तीसरी चीज़ की बात होने जा रही है कि कुछ खास तरीके की बीमारियां हैं कि जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने रूल्स में प्रोवाइड करता है। अगर वो बीमारियां हुई आपको या उस पर्सन को कि जो क्लेम कर रहा है, सच टाइप ऑफ डिसीजेज और द अलाइनमेंट विच आर क्लियरली मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो ये डिडक्शन मतलब उन बीमारियों पे पैसा खर्च करके ये डिडक्शन अवेल किया जा सकता है। इसकी लिमिट कहाँ तक होगी? 40,000 तक। ये इंडिविजुअल इटसेल्फ भी ले सकता है और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी ले सकता है, और इसमें डिपेंडेंट वही हैं जो पीछे के केस में थे। मतलब वो खुद, उसका स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स एंड द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स। ठीक है। और इसका क्वांटम कितना है? 40,000। हाँ, अगर वो जिसके लिए क्लेम कर रहा है वो उसका फैमिली मेंबर हो या वो खुद हो एंड इट इज द अबव द एज ऑफ 60, मतलब सीनियर सिटीजन है, देन दिस द क्वांटम ऑफ द डिडक्शन विल बी 1 लाख। तो 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकता है। और द अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, जितना पैसा वो खर्च कर रहा है या जित 1 लाख रुपए इनमें से जो कम होगा वो अलाउ हो जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। ओके। अगला पॉइंट है आपके लिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है, सेक्शन 80E, तो इस पर कैसे डिडक्शन अलाउ होता है? ये जो आपने लोन लिया इसमें डिडक्शन कैसे अलाउ होगा? तो इन दिस केस द डिडक्शन विल बी अलाउड। किसके लिए है बेटा? इंटरेस्ट वैल्यू के लिए। पहली बात तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नॉट ऑन द लोन अमाउंट। लोन आप जो ले रहे हो उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे
उसके अगेंस्ट में है। ठीक, ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसके अगेंस्ट में। अब दूसरी बात क्या है कि ये किस के अगेंस्ट में लेना आपको मिलने वाला है कि आप जो लोन ले रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। नंबर वन, आप जिनसे ले रहे हो वो संस्थान कैसे हो, वो इंस्टीट्यूशन क्या हो, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन which is which is made for the purpose to pursue the higher education, और ये अप्रूव्ड भी होने चाहिए। ठीक, अब ये डिडक्शन अलाउ कहाँ से होगा और कब तक होगा? जिस डेट से आपने इंटरेस्ट को पे करना शुरू किया, नोट करते जाइए अच्छे से, जिस डेट से आपने, जिस प्रीवियस ईयर से आपने इंटरेस्ट को पे करना शुरू किया, वहाँ से शुरू करके 7 साल के भीतर और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुल्ली पेड विच एवर इज अर्लियर, वहाँ तक अलाउ होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अगर आपने जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, इस हायर एजुकेशन के लोन को जिस डेट से आपने पे करना शुरू किया, जिस प्रीवियस ईयर से, वहाँ से आगे 7 साल या जितने पीरियड में आप इंटरेस्ट पे कर दो उसमें से जो पहले हो जाए, वहाँ तक ही ये डिडक्शन मिलेगा। यानी आपने इंटरेस्ट जो पे करना शुरू किया और आप सोचो इसको मैं 10-15 साल तक पे करूँगा, तो जो रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर में आप पे करते चले जा रहे हो, तो वो शुरुआत के 7 सालों तक ही आपको डिडक्शन अलाउ होगा, आगे अलाउ नहीं होगा। ठीक, और इन केस अगर आप 3 साल में पे कर देते हो तो उन तीनों सालों में रेस्पेक्टिव ईयर में अलाउ हो जाएगा। क्योंकि हायर एजुकेशन के साथ के लोन में एक चीज़ जुड़ी होती है कि जब आप उसको लेते हो तो क्या करती है, फैसिलिटी आपको दी जाती है कि यू मे स्टार्ट टू पेइंग द इंटरेस्ट एट द टाइम, वो कुछ टाइम देते हैं आपको कि इतने साल के भीतर आप इंटरेस्ट पे करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि आज आप पढ़ने के लिए ले रहे हो तो आपको वो टाइम देंगे कि पढ़ लिख लो, जॉब में आ जाओ, फिर उसके बाद हम आपको इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाएं। क्लियर? तो जहाँ से आप इंटरेस्ट देना शुरू करोगे वहाँ से फिर वो आपको फर्दर पीरियड 7 साल का और द पीरियड फॉर ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जहाँ तक आप फुल्ली पे कर देते हो उस पीरियड में ये डिडक्शन अलाउ होगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, ये आपको बता दिया, किसी और प्राइवेट जगह से आप ना लें। दूसरी बात वो क्या बोलता है आपसे, ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द लोकल अथॉरिटी। इनके द्वारा अप्रूव्ड बॉडी के ही जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ही ये मिलने वाला है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इस पर बेटा? स्टेप नो बाय सर। स्टेप बाय स्टेप डाउट क्लियर होता चले तब ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगला पॉइंट जल्दी से देखते हैं, क्योंकि अगले पॉइंट में आपके लिए आने वाला है द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, वो किस चीज़ का था? हायर एजुकेशन के लिए स्टडी लोन था। ये किस चीज़ के लिए है? कि रहने वाले मकान के लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा है, रहने वाले मकान के लिए आपने कोई लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल टू टैक्स है। क्लियर? उसका इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल टू दी टैक्स है। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 80EE। तो ये कितना है बेटा, जल्दी से देखते हैं हम। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? तो इसके लिए एलिजिबल केवल और केवल इंडिविजुअल है। लिख लीजिए अच्छे से, हर जगह ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर डिडक्शन या हर एग्जाम्पशन हर एक के लिए लागू नहीं, खासतौर से डिडक्शन में तो बड़े भेद हैं। तो केवल इंडिविजुअल के लिए है। ठीक, और ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। क्वांटम इसका कितना है? अप टू 50,000 एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन कंटिन्यूज। आपने लोन ले लिया, उसके बाद आप जो किस्तें दे रहे हो साथ में इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट वैल्यू का 50,000 रुपये आप अपनी इनकम में से डिडक्ट करा सकते हैं। ज़्यादा दे रहे हैं तो 50,000 तक, कम दे रहे हैं तो जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उतना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कभी कोई डिडक्शन नहीं मिल सकता। इसको आप स्टार बना के लिख लो।
सेक्शन 80 की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले डिडक्शंस की, बिजनेस डिडक्शन की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे केस डिफर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, इससे एक्सीड कभी भी डिडक्शन नहीं होगा। तो अगर आपने मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट वैल्यू 35,000 बनती है, तो 35,000 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, उतना ही आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अगर आपकी इंटरेस्ट वैल्यू 65,000 बनती है, तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है। और ये लोन, अब कुछ शर्तें लगा दी इन्होंने कि ये लोन कब लिया गया हो, 2016 से 2017 के बीच। इसके समय समय पर गवर्नमेंट इनको बढ़ाती रहती है। ठीक है ना, तो वो नए नए सेक्शन आते चले जाते हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा कि अब 17 में तो ये ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो अभी 17 के हिसाब से आप लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग तो सारे ही डिडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 17 के पीरियड में ये लोन लिया गया हो। ठीक है। और उसके बाद रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक। लोन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लाख। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन इज डज नॉट एक्सीड 35 लाख। जो आपने लोन लिया है वो 35 लाख से ज़्यादा ना हो, और जो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी कीमत है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो, तब ये अप्लाई होगा। ठीक, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा और आपको डिडक्शन मिलेंगे। अब ये तो हो गई बात आपसे 17-18 तक की। इसके बाद क्या होता है कि ये लोन जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का है, इसके लिए एक करेक्शन आता है, और ये अप्लाई हो जाएगा असेसमेंट ईयर 20-21 से। यानी जो ये पीरियड चल रहा है यहाँ पर ये अप्लाइड है। ठीक, कि यहाँ पर क्या हो गया है, अब फर्दर देखिए इंडिविजुअल को मिलेगा। अब फर्दर 1,50,000 पर ईयर मिलेगा। पहले कितना था, 50,000। अब 1,50,000 तक की इंटरेस्ट वैल्यू को आप डिडक्ट करा सकते हो। शर्तें क्या हैं आपके लिए, कि वो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आपने 1 अप्रैल 19 से 31/3/21 के बीच में खरीदी हो। ठीक है। एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। लिखते जाइए आराम से। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू of the house property does not exceed 45 lakhs। तो 45 लाख से ज़्यादा उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ना हो। तो ये जो डिडक्शन है, 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं पर ईयर। आगे बढ़ जाते हैं हम, और जहाँ पर भी इस डिडक्शन की बात हो, मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, एक्चुअल अमाउंट पेड के साथ ऑलवेज इट्स बी कंपेयर्ड, एंड इफ द एक्चुअल अमाउंट पेड इज लेस, तो वहीं तक डिडक्शन है। इसको रटिएगा मत कि 1.5 लाख की छूट मिलनी ही मिलनी है, because all these deductions are subject to the investment or the expenditures। तो यार जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसी के अगेंस्ट मिलना है। तो अगर वो कम है तो वहीं तक मिलेगा। ज़्यादा पे आपके लिए सीलिंग है कि आप इसको पार नहीं कर सकते। ओके, अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपके लिए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब आप देख रहे हैं ना कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, स्कूटर्स आ रहे हैं, कार्स आ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि आप इनको खरीदिए। जब इंकरेज करती तो क्या करती, वो आपको वो कई तरीके से फैसिलिटेट करेगी कि हाँ इसको खरीदोगे यार, लोन ले रहे हो तो इस पर जो इंटरेस्ट आएगा इसको हम इसका डिडक्शन अलाउ करेंगे। ठीक, तो इसका डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं अंदर सेक्शन 80EE-B। ये किसको मिलने वाला है, केवल इंडिविजुअल को। ये किस तरीके के इंटरेस्ट पे मिलने वाला है, फॉर द परचेज ऑफ द व्हीकल विच इज रन बाय द इलेक्ट्रिकल मोड। और इस इंटरेस्ट की क्वांटम कहाँ तक है, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर आप इसको क्या कर सकते हो, डिडक्ट करा सकते हो। शर्त क्या है कि आपने जो गाड़ी है वो कब खरीदी हो, इसका सैंक्शन कब हुआ हो, 1/4/19 से लगा करके 31/3/2023 तक
पीरियड नोट कर लीजिए अच्छे से, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023 तक अगर ये व्हीकल आपने सेंक्शन कराई है और आप खरीद रहे हो तो इसका डिडक्शन जो भी आपकी परचेज वैल्यू है उसके इंटरेस्ट पर मिलने वाला ये जो इंटरेस्ट वैल्यू है उसका डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। अब बेटा अभी तक जो डिस्कस हुए हैं जल्दी से उनको आपने जहाँ भी नोट डाउन किया है या मेमोरी में है तो उनको फटाक से रिवाइज करो, और जो भी क्वेरी आ रही है तो उसको जल्दी से पूछो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें क्योंकि काफ़ी नई सारी बातें हो रही हैं आपके साथ। तो प्लीज़ टेक योर टाइम ऑफ जस्ट 1 or 2 minutes एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ रेज। सर जो परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे में डिडक्शन मिल रहा है वो सर 1.5 लाख एवरी ईयर मिल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट पे? बेटा ये जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, जिस केस में 50 बताई हूँ हाउस के केस में, फिर दूसरे में हाउस वाले केस में आपको 1.5 लाख रुपए बताए, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे 1.5 लाख रुपए बताए, ये अगेंस्ट एवरी ईयर है, हर प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट में आप इसको क्लेम कर सकते हो। ठीक, ओके। एनी अदर क्वेरी? नो। तो अब आपके लिए एक बहुत छोटा सा होमवर्क है कि सेक्शन 80G, जी फॉर गंगा, गंगा मैया, ठीक, तो सेक्शन 80G ये आप घर से देख के आएंगे, तब कल इसको हम डिस्कस करेंगे, वरना ये कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देगा अभी आपको। ठीक है, सेक्शन 80G के डिडक्शंस को आप घर पर देख के आएंगे तो फर्दर जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें 80G को शॉर्ट टाइम में डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, पर इनको आप देख के आए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक, तभी ये अच्छे से हो पाएगा। क्यों इतना सिंपल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस तरीके का होता तो मैं अभी कर देता, तो आप इसको देख के आना ज़रूर बेटा ध्यान से। अब अगला डिडक्शन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड। ये किस तरीके का डिडक्शन है कि अगर आप कोई किराया पे करते हो तो उसके अगेंस्ट में, और इसका सेक्शन है 80G। ठीक, डबल जी है ये, वो सिंगल जी था, ये डबल जी है। तो ये किसके लिए है हम लोग देखते हैं, जल्दी से लिखिए कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, जल्दी से आपको शॉर्ट नोट्स में इसको छोटा सा लिखना पड़ेगा, सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ विच आर नॉट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। उस तरीके के कर्मचारी, मतलब सबके लिए नहीं है, केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है, उस तरीके के कर्मचारी कि जिनको हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स, जो स्वरोजगार में है उनके लिए है, पर इंडिविजुअल होने चाहिए, केवल इंडिविजुअल के लिए। ठीक, तो उनके लिए है ये। तो डिडक्शन का आप वर्कआउट कैसे करोगे जल्दी से देखो बेटा, आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक, पहली क्या होगी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। पहला पॉइंट लिखिए, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। दूसरा पॉइंट लिखिए, 25% ऑफ टोटल इनकम। और तीसरा पॉइंट लिखिए, 5,000 पर मंथ। ठीक, ये 3 पॉइंट से आप फिगर्स को वर्कआउट करोगे, यानी उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है उसका 25% एक फिगर जनरेट हो जाएगी। मान लेते हैं हम लोगों की उसकी टोटल इनकम अगर 2 लाख रुपए है तो इसका 25% कितना हो गया, 50,000 रुपए। तो ये फिगर बी जनरेट हो गई आपके लिए। क्लियर? फिर बोलता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम।
अब हम ये मान लेते हैं कि उसने जो है वो 8,000 रुपये महीने किराया दिया और 12 महीने पूरे साल के वो रहा, तो कितना किराया उसने साल में दे दिया? 12 × 8 कितना किराया दे दिया बेटा? थोड़ा सा रखिए साथ में कैलकुलेटर भी। कितना किराया दे दिया 12 × 8? 96। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पे भरोसा करके चल रहे हैं हम। तो 96,000 दे दिया उसने। 96,000 का किराया दिया और 10% ऑफ टोटल इनकम कितना आ रहा है उसका? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मैंने आपको बोली थी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का 10% कितना हुआ? 20,000। तो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 96 माइनस 10। क्लियर? तो उसका जो 10% ऑफ टोटल इनकम है वो हो रही है 20,000 रुपये, अगर 2 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है तो। और उसने, अगर मैंने आपको बोला 8,000 रुपये महीने किराया दे रहा है और 12 महीने तक दिया, तो रेंट पेड आ गया 96। तो आपके लिए क्लॉज क्या है? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 76,000। 96 माइनस 20, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 76। और एक आपने वर्कआउट की है 50,000, विच इज द 25% ऑफ द 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज इज द टोटल इनकम। तीसरी फिगर क्या बोलता है? 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ में 12 महीने रहा है वो, तो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितनी भी फिगर निकल के आ गई? 60,000। 60,000। यस, बोलता है कि विच एवर इज लेस अमंग थ्री, तो इन तीनों में जो सबसे कम है दैट इज डिडक्टेबल। तो इन तीनों में सबसे कम क्या हो गया? वन इज द 76,000, सेकेंड इज द 50,000 एंड थर्ड इज द 60,000। तो सबसे कम निकल करके कौन से आ गई आपकी? 50,000। तो 50,000 इज डिडक्टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसे ये बेटा वर्कआउट होगा। ठीक, डिडक्शन ऑफ द रेंट पेड। और ये कौन से एम्प्लॉय हैं, सारी बात ध्यान रखना, ये वो एम्प्लॉय हैं जिन्हें एचआरए नहीं मिलता, या ये वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके केस में आप इसको अप्लाई करोगे। फिर बोलता है आगे कि ये टोटल इनकम कैसे निकालोगे? ये टोटल इनकम में सारी टोटल इनकम निकालोगे और इसमें से जो डिडक्शंस आपने अलाउ किए 80C टू 80U, उनको आप शामिल नहीं करोगे उसके बाद की टोटल इनकम है, एक्सेप्ट 80G। ठीक, और साथ ही साथ इस बंदे को जो अपना ये रिटर्न फाइल करेगा उस पर एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ और मेरे पास रहने का कोई मकान नहीं है और मुझे कोई एचआरए भी नहीं मिलता। ये एक उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म 10BA पर, तब वो एलिजिबल होगा इस तरीके के डिडक्शंस के लिए। कोई डाउट है इस पर बच्चा? एनी नो डाउट? सर। ओके, तो हम लोग थोड़ा और जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं कि आज इसका काम काफ़ी हद तक हम लोग समाप्त कर लें। अगले बढ़ते हैं आगे। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन मेड और गिवन टू द इंडियन कंपनीज बाय द इंडियन कंपनीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। बड़ा मज़ेदार डिडक्शन है ये। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भारतीय कंपनी राजनीतिक दलों को कोई भी कंट्रीब्यूशन देती है तो उनको भी डिडक्शन मिल सकता है। अरे वाह, चंदा दो और छूट पाओ। ठीक, इस तरीके की बात हो रही है, समझ लीजिए आप। तो इसमें क्या बात है आपके लिए कि कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत कमाल का है ये। इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इंडियन कंपनी हो तो इंडियन कंपनी की परिभाषा आपको अच्छे से पता है कि वो जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो वो इंडियन कंपनी है जिसका प्राइस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटली इंडिया में बैठ रहा हो। ठीक, तो इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी ने उस प्रीवियस ईयर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसका डिडक्शन अलाउ है। शर्त क्या है? कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड हो। ठीक, इलेक्टोरल ट्रस्ट पे काम करती हो। हाउएवर अगर आप कैश में ये डिडक्शन कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो वो डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होगा, नॉट अ सिंगल पेनी। ठीक,
नॉट अ सिंगल पेनी। 1 रुपया भी अगर आपने कैश में दिया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। कंपनीज के लिए बात हो रही है। पीछे हम लोगों ने एक दफे उसमें पढ़ा था एग्जामिशन में, तो वहां पे 2,000 रुपए तक की बात थी, याद आ रही है आपको? ठीक है ना? तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खुद के लिए था। अब ये कंपनीज दे रही हैं, तो कंपनीज वो तो उनके अपने लोग चंदा दे सकते हैं ना, कार्यकर्ताओं से चंदा लेते हैं, ये लेते हैं, तो वो 2,000 तक की उसमें लिमिट थी, तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड एग्जेम्पशन था। सब मिलाइएगा मत आपस में, ये डिडक्शन है और ये किसको अलाउ हो रहा है? कंपनीज को, कि जो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और वो राजनीतिक दल जो है क्या हो, अच्छे से नोटिफाइड हो आपके इलेक्शन कमीशन में। इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर चंदा दे रहे हैं तो वो भी अलाउ हो जाएगा, और अगर कैश में दे रहे हैं तो अलाउ नहीं होगा। इसका क्वांटम डिफाइन ही नहीं है, जितना चाहो दे दो, उतना चाहो टोटल इनकम में हटवा लो जीटीआई में। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ यस जाते सर। हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। आप जो पर्सन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इनके सेक्शन भी लिख लो भाई। पॉलिटिकल पार्टीज के तो हम सारे लोग अधीन हैं, कुछ भी बनाते हैं ये लोग। चलिए 80GG ये था जब कंपनी देती है चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को, और 80GG ये है जब पर्सन देते हैं चंदा पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक, अब ये पर्सन में आप ध्यान रखिएगा, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एसएससी एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन, इनको छोड़कर। पर्सन आपने पढ़े थे ना 6 प्रकार के, तो 6 प्रकार के पर्सन में एक कंपनी तो ऑलरेडी बाहर हो गई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने में, उसके लिए तो एकदम अलग ही सेक्शन आ गया। उसके बाद बच रहे हैं 5, इस 5 में भी 2 बाहर कर दे रहा है वो, कि इनको छोड़कर, मतलब लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन, इनको छोड़कर। तो अब कौन बच रहा है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फार्म, एओपी और बीओआई, इतने लोग बच रहे हैं। ये लोग अगर दे रहे हैं चंदा कंपनी को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो दैट शुड बी अलाउड फॉर द डिडक्शन। शर्त वही है कि कैश में नहीं दिया जाएगा। ठीक, कैश में नहीं दिया जाएगा, शर्त नंबर 1। और वो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो अंडर सेक्शन, लिख लीजिए इसको अच्छे से, पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो एक एक्ट हमारे यहाँ है 1951 में बना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इससे वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये दोनों सूरतों में होनी चाहिए। ठीक, तो अगर उससे रजिस्टर्ड है, आप वो पर्सन चंदा दे रहे हैं और वो कैश के मोड में नहीं है, तो जितना चंदा दो उतना जीटीआई से हटवा लो, कोई क्वांटम नहीं है इसके लिए। आप समझ रहे हैं कि आपको इलाज कराना है तो उसमें भी सीमा है, 50 से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। कोई बेचारा विकलांग है तो उसमें भी सीमा है कि 1.5 लाख से छूट नहीं मिलेगी। हर चीज में सीमा है। दान दो, और दान उनको दो जिनको दान की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनको अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक दल, तो उसमें पूरी छूट है। चलिए, तो और कमाल की बात है कि कितनी भी आप देखो, कितनी भी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती रहे, कितने भी तरीके के बिल आते जाते रहे, इन चीजों के ऊपर कभी ना कोई बहस होती है, ना इन चीजों की कोई बात जनता के सामने आती है। बताइए आपकी अभी तक इस पर क्या अवेयरनेस थी? फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं होगी। एक कितनी बिल्कुल फायदे की चीज अपने लिए बना के रखी हुई है। ठीक, कितना मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि दो यार मुझे चंदा, पूरी छूट दूंगा मैं, बीमार पड़ जाओ तो इतनी ही छूट है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर चंदा दे रहे हो तो पूरी छूट ले लो। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने सेशंस को बीच बीच में इंजॉय कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये वो सारे बेटा डिडक्शंस हैं कि जो आपके लिए काम के हैं। अब इसके बाद जो डिडक्शंस अलाउ आते हैं, वो डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन इनकम्स। कुछ बिजनेस के साथ कनेक्ट होके डिडक्शंस आ रहे हैं,
कुछ किसी और तरीके की आपकी इनकम्स हैं तो उनके साथ कनेक्ट होके आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरा बेहतर मानना ये है कि इनको हम लोग तब डिस्कस करें जब वो रेस्पेक्टिव इनकम को डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल कनेक्ट कर जाएंगे और आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे जब हम लोग बिजनेस इनकम को डिस्कस कर रहे होंगे, तो जब हमको पूरी अच्छे से बिजनेस इनकम समझ आ जाए, तो उसी समय उसी के बाद की क्लास में हम लोग बिजनेस इनकम से रिलेटेड डिस्कशन डिडक्शंस को डिस्कस कर लें, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर आप उसको पढ़ सुन लेंगे तो वो भी दिमाग से स्लिप करेगा। ये कौन से डिस्कशन थे जो कॉमन थे, जो बेसिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए थे, बाकी जिन जिन पर्सन के लिए थे वो मैंने आपको बता दिए, ये कॉमन थे। ठीक। अब रेस्पेक्टिव इनकम के अगेंस्ट में है, ये पूरी जीटीआई के अगेंस्ट में थे, तो इनको हम लोग तब डिस्कस करेंगे कि जब वो रेस्पेक्टिव इनकम को पढ़ रहे होंगे। ओके। तो अब आपके लिए काम ये कि कल नेक्स्ट सेशन में आप लोग 80G को देख के आएंगे अच्छे से। वो शुरुआत के 10 मिनट के अंदर डिस्कस होकर डिस्कस डिडक्शन से रिलेटेड सारा पार्ट कवर अप हो जाएगा। उसके बाद उसी सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे द रिबेट्स, और रिबेट्स पहले डिस्कस हल्का सा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा। और उसके बाद आपके लिए रिलीफ, तो इसके साथ ही आपका ये वाला जो पूरा जो उस दिन इशिता वाज टेलिंग द यूनिट रिगार्डिंग द क्वेरी, वो पूरा कवर अप हो जाएगा इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी बेटा आपके पास हो तो वो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, क्योंकि अब सेशन को वाइंड अप करने का भी टाइम हो रहा है। फर्दर आपको कोई और भी बात कहनी है, बोलनी है, क्योंकि उतनी देर से तो मैं ही बोल रहा हूँ और एक तरफा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इफ़ यू हैव टू से एनीथिंग देन यू आर फ्री टू से इट, वो भी आप बोल सकते हो। तो पहले क्वेरी, उसके बाद अगर कोई और डिस्कशन या कुछ और आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू शेयर इट। यस बच्चों। हाँ बेटा, कोई क्वेरी है? नो सर। नो। ओके। कुछ और आप लोगों को कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है? अरे बेटा, हम लोगों को साथ रहना है, हम लोग मिल के एक क्लास हैं, ना हम अलग हैं ना आप अलग हैं। इफ वी आर गोइंग टू टॉक विद द क्लास ऑफ द बीकॉम ऑनर्स रिगार्डिंग आईटीएलए, तो हम दोनों उसका हिस्सा हैं। तो अगर आपको कोई भी बात कहनी, सुननी, बोलनी है तो इस समय बोल लीजिए। पता नहीं आगे कब कैसा टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम लोग दूसरी अ, इसी स्टडीज में इंगेज हो। इफ यू हैव वांट टू से एनीथिंग देन शेयर इट। अल्टीमेट वी आर द पीपल्स, वी हैव टू शेयर द थिंग्स। कुछ भी बोलना है बेटा? हैव यू एनीथिंग टू से? नो सर। नो। ओके। चलिए फिर इस सेशन को क्लोज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले में आप लोग 80G देख के अच्छे से आइएगा, और रिलीफ और रिबेट को भी देख आइएगा, तो और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। ठीक। तो जिनकी क्लास उससे छूट गई हो कि टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अपने उन साथियों से मिल लें कि जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया था, या कहीं से भी उसको देख लें, तब फिर आपको ये रिबेट और रिलीफ आसानी से समझ में आएगा, वरना दिक्कत करेगा। टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझ लीजिएगा, तब ये रिबेट और रिलीफ अच्छे से समझ आएगा। तो जिन्होंने भी उस दिन की क्लास ली हो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन था, एक दो लोग थे, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर लीजिए। आई थिंक अमित नाम दिख रहा है मुझे, ये था, और अर्चिता, ये दो लोग थे उस दिन शायद, जिस दिन हम लोग टैक्स रेट और टैक्स वैल्यू कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में मैंने कैलकुलेशन भी करवाया था, तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। और इसको देख के फिर जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो आपको रिबेट और रिलीफ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पर बेटा इस पे काम करके आना। ठीक। ओके। देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबको।